आज हम सिंक्रोनस मोटर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ एक्साइटेशन इन सिंक्रोनस मोटर। कंसेप्ट ऑफ एक्साइटेशन इन सिंक्रोनस कंसेप्ट ऑफ एक्साइटेशन इन सिंक्रोनस मोटर। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे एक्साइटेशन होता क्या है और जो डिफरेंट टाइप के एक्साइटेशन होते हैं। नॉर्मल एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, और ओवर एक्साइटेशन। इन सब के बारे में हम देखेंगे बारी बारी। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देना चाहूँगा जो कि रिक्वायर्ड है इनको शुरू करने से पहले। पहला पॉइंट है, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस हो जो भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या फिर वो इंडक्शन मशीन हो चाहे वो सिंक्रोनस मशीन हो, इन सबको रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये मैग्नेटाइजिंग करंट जो जो भी सोर्स वोल्टेज होता है जिसने इसको प्रोड्यूस किया है उससे 90 डिग्री लैग करता है। अगर ये वोल्टेज मान लेते हैं VT है और मैग्नेटाइजिंग करंट IM है, तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। अगर हम पावर देखें तो एक्टिव पावर इक्वल टू VI cos फाई होता है, और cos फाई या 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 और एक्टिव पावर 0। और रिएक्टिव पावर की बात करें तो ये होता है VI sin फाई, और फाई की वैल्यू 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो VI। इसका मतलब जो भी रिक्वायर्ड फ्लक्स है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी एक्टिव पावर की डिमांड नहीं होती है, और जो भी पावर होता है वो टोटल रिएक्टिव पावर ही होता है। इसलिए हम बोलते हैं जो भी रिक्वायर्ड फ्लक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए लैगिंग रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है। लैगिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। और हम दूसरा पॉइंट पे आते हैं। अब जो बेसिक EMF इक्वेशन होता है वो होता है V इक्वल टू √2 पाई F KW NPH फाई। इसमें F जो फ्रिक्वेंसी है, KW वाइंडिंग फैक्टर है, NPH सीरीज ट्रांसफर फेज है स्टेटर का, और फाई जो है एयर गैप फ्लक्स है। ये 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए हमको। और हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगर हम सिंक्रोनस मोटर का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएं तो अगर मान लें कि ये स्टेटर है, ये स्टेटर पार्ट है, और ये रोटर है। रोटर पर फील्ड वाइंडिंग की होती है। इसके क्रॉस DC वोल्टेज अप्लाई की जाती है। अगर मान लें कि वोल्टेज VF है और करंट IF है, तो जो फील्ड करंट है वो वाइंडिंग में फ्लो करेगा और फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। इस फ्लक्स को बोलते हैं फील्ड फ्लक्स, जिसको फाई एफ से डिनोट करते हैं। फाई एफ फील्ड फ्लक्स। और स्टेटर पे आते हैं। स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग की होती है और वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, और ये 120 डिग्री मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड होती है। अगर हम दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। अगर ये मान लेते हैं फेज A है, A, और इसे कॉइल साइड A है और एक कॉइल साइड A' है, और जो B फेज होगा 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा मैकेनिकली,
तो ये बी हो गया, ये बी डैश हो गया, और इससे 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा सी, और ये सी डैश। अगर हम टर्मिनल्स को बाहर ले जाते हैं तो ये ए फेज हो गया, ये बी फेज हो गया, और ये सी फेज हो गया। अगर हम इसको एक सिंक्रोनस मोटर की तरह वर्क कराना चाहते हैं तो हमको इन टर्मिनल से क्रॉस वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करना होगा। तो अगर हम इसको एक इनफाइनाइट बस से कनेक्ट कर देते हैं, इनफाइनाइट बस एक कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स होता है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को, और दोनों कांस्टेंट होती है। तो भले ही लोड कितना भी वेरी कर रहा हो, लेकिन वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा। एक्चुअली ये आइडियल सोर्स होता है, इस तरह आइडियल सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम इसके क्रॉस वोल्टेज वी अप्लाई कर देते हैं, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, और इसने करंट फ्लो कराया आई ए आर्मेचर करंट, और ये जो वाइंडिंग होती है स्टेटर पर, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। और करंट फ्लो होने के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं आर्मेचर फ्लक्स। इसको हम डिनोट करेंगे फाई ए आर से। तो जो एयर गैप में फ्लक्स होगा वो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों का कंबाइंड होगा। तो अगर उसका रिजल्टेंट हम एज्यूम कर लेते हैं कि फाई आर है, जिसको हम रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स हम कहेंगे। तो फाई आर क्या होगा, फाई आर फील्ड फ्लक्स और फाई ए आर का दोनों का कंबाइंड होगा, इनका रिजल्टेंट होगा। अब हम ईएमएफ इक्वेशन पर आते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ईएमएफ इक्वेशन है वो वी टी इक्वल टू √2 पाई एफ के डब्ल्यू एन पी एच फाई आर होगा, जहाँ पर एफ तो फ्रिक्वेंसी है, सप्लाई की फ्रिक्वेंसी जो एसी सोर्स कनेक्ट किया है। और मैं बता दूं कि यहाँ दो सोर्सेस अप्लाई किए गए हैं, एक डीसी वोल्टेज है और यहाँ पर एसी सोर्स है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि डबली एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन। और जो भी हम डीसी से सप्लाई कर रहे हैं फील्ड करंट, ये फील्ड फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो एक्साइटेशन वर्ड यूज करते हैं वो डीसी सोर्स के लिए ही होता है। फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है इसी के लिए हम यूज कर रहे हैं। के डब्ल्यू यहाँ पर वाइंडिंग फैक्टर है, और फाई आर जो है रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स है। अगर हम यहाँ से फाई आर निकालें तो फाई आर होगा वी टी अपॉन √2 पाई एफ के डब्ल्यू एन पी एच। अगर हम देखें तो वोल्टेज और ये फ्रिक्वेंसी दोनों तो कांस्टेंट है, और ये तो डिजाइन पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, जो वाइंडिंग किया हुआ है एन पी एच और के डब्ल्यू, तो इसलिए ये भी कांस्टेंट है, इसलिए फाई आर जो है वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो एयर गैप में जो फ्लक्स है, जो कि फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों से मिलकर बना हुआ है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो लोड कितना भी वेरी करे। तो हम अब 3 केस पढ़ेंगे। पहला केस, अगर जो रिक्वायर्ड फ्लक्स है फाई आर, इसको पूरा का पूरा फील्ड वाइंडिंग ही बना देता है, इसको मतलब रिजल्ट आर्मेचर फ्लक्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। जैसे देखें तो फाई आर जो यहाँ पर है, हम पहले भी देख चुके हैं, फाई एफ प्लस फाई आर। फाई आर तो कांस्टेंट है, अब इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। अगर ये टोटल फाई आर फाई एफ के बराबर हो जाता है, मतलब फाई आर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी कोई, तो मतलब कोई भी आर्मेचर मैग्नेटाइजिंग करंट कोई ड्रॉ नहीं करेगा सोर्स से। अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो ये ई एफ मान लेते हैं, इसको एक्साइटेशन वोल्टेज बोलते हैं, और ये जेड एफ है, ये हो गया वी टी जो हमने अप्लाई किया है इनफाइनाइट बस बार।
तो इस फ्लक्स को बनाने के लिए अगर पूरा पूरा फील्ड फ्लक्स यहाँ हम दिखा देते हैं ऐसे, तो ये डीसी सोर्स हमने अप्लाई किया है, इक्विवेलेंट सर्किट है बेसिकली ये IF हो जाएगा, ये फील्ड फ्लक्स IF प्रोड्यूस कर रहा है, और आर्मेचर यहाँ और इसने जो ये आर्मेचर ने क्या प्रोड्यूस किया FAR, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स FAR है इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। अगर पूरा का पूरा रिजल्टेंट फ्लक्स फील्ड फ्लक्स ही प्रोड्यूस कर देता है तो आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो भी मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ किया है सोर्स से उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब कोई भी रिएक्टिव पावर ड्रॉ नहीं कर रहा है सोर्स से। इस केस में मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पर वर्क करेगा, और इस केस को हम बोलते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन, जो कि हमारा पहला केस था। अब हम दूसरे केस पे आते हैं। अगर जो भी फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस किया है फील्ड वाइंडिंग ने FAF रिक्वायर्ड फ्लक्स FAR से कम है, तो हमको तो पूरा पूरा FAR चाहिए, जो कि FAF प्लस FAR के बराबर है। जो फील्ड फ्लक्स है वो रिजल्टेंट फ्लक्स से कम है, तो इस केस को हम बोलते हैं अंडर एक्साइटेशन। अब आर्मेचर को फ्लक्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि जो फील्ड फ्लक्स है और आर्मेचर फ्लक्स का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट फ्लक्स के बराबर हो। इसलिए जो आर्मेचर है उसको मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करना पड़ेगा जो FAR प्रोड्यूस करेगा, और इस केस में जो पावर फैक्टर होगा लैगिंग नेचर का, क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। इसलिए इस केस में जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग नेचर का होगा। अब हम तीसरे केस पे आते हैं। अगर जो फील्ड फ्लक्स FAF है वो रिजल्टेंट फ्लक्स से ज़्यादा है, तो जो भी फ्लक्स होगा उसको हम न्यूट्रलाइज करने का, जो फील्ड फ्लक्स होगा उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ताकि रिजल्टेंट फ्लक्स के बराबर हो। अब इस केस को हम बोलते हैं कि ओवर एक्साइटेशन, क्योंकि फील्ड फ्लक्स ज़्यादा है रिजल्टेंट फ्लक्स से, तो हम जो जितना ज़्यादा है FAF माइनस FAR ज़्यादा है, FAF माइनस FAR जो भी ये एक्स्ट्रा आएगा इतना हमको डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स FAR प्रोड्यूस करना पड़ेगा हमको, जो इसको न्यूट्रलाइज करेगा ताकि जो एयर गैप में जो फ्लक्स है FAF और FAR के बराबर हो जाए। तो हम पहले देख चुके हैं कि जो वोल्टेज और मैग्नेटाइजिंग करंट में IM 90 डिग्री लैग करता है, जो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा वो क्या होगा 90 डिग्री लीड कर रहा होगा IM डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और जो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं इस केस में जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग नेचर का होगा। और इस केस में डीमैग्नेटाइजिंग करंट जो फ्लो हो रहा है इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो मतलब रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर रहा है। जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है ओवर एक्साइटेड कंडीशन में रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, और इसको हम यूटिलाइज करते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के रूप में। बस इतना ही है टॉपिक, शायद 10 मिनट से ज़्यादा हो गया इसलिए हम स्टॉप कर रहा हूँ मैं अब।